गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरपीएससी लर्निंग हब विद आकांक्षा। तो कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप अच्छे होंगे। और हम आज पढ़ेंगे राजस्थान की सभ्यता के अंदर अपना थर्ड पॉइंट जो है बेराट सभ्यता। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं आहड़ सभ्यता और कालीबंगा सभ्यता, और आज हमारी थर्ड सभ्यता है वो है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता के बारे में हम ये जानेंगे कि वह किस जगह स्थित है, यानी कि कौन से जिले में स्थित है राजस्थान के, कौन से उपखंड में है, किस नदी के किनारे है, और इसकी खोज और उत्खनन कार्य किसने किया था, और बेराट सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है जो हमें वहाँ के उत्खनन कार्य से मिली है, जो वस्तुएं उनके बारे में देखेंगे, और किस किस काल की वस्तुएं हमें यहाँ से मिली है हम उसके बारे में देखेंगे। और जो बेराट सभ्यता है वो दूसरी सभ्यता से क्यों भिन्न है ये भी हम यहाँ देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जो बेराट सभ्यता है वो हमारे स्थित है जयपुर ज़िले में। इसकी जो स्थिति है वो है जयपुर ज़िले में। जैसे कि ये हमारा राजस्थान का मैप समझ लीजिए, और इस जगह पे यहाँ पे जयपुर है जो हमारी राजस्थान की कैपिटल है। और जो ये बेराट सभ्यता है वो जयपुर जिले के शाहपुरा उपखंड में स्थित है। शाहपुरा उपखंड। इसके अलावा जो ये सभ्यता है बेराट सभ्यता वो किसी न किसी नदी के किनारे होगी। जैसे कि हमने आहड़ सभ्यता में पढ़ा कि आहड़ सभ्यता आहड़ नदी के किनारे स्थित है, और इसके अलावा कालीबंगा सभ्यता जो है वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। वैसे ही बेराट सभ्यता जो है वो है बाणगंगा नदी के किनारे। जो ये बाणगंगा नदी है वो जयपुर से निकलती है। जैसे कि ये जयपुर है, ये एक पहाड़ी है, ये है बेराट की पहाड़ी। बेराट की पहाड़ी, यहाँ से इस पहाड़ी से ये नदी निकलती है और ये दौसा में जाती है। उसके अलावा आगे जाके वो भरतपुर में जाती है, और आगे जाके ये यूपी में मिल जाती है। यूपी में ये यमुना नदी में मिलती है। जयपुर से निकलती हुई दौसा, दौसा से होती हुई भरतपुर, और यूपी में ये यमुना नदी में मिल जाती है। और ये जिस जगह मिलती है उस जगह का नाम है फतेहाबाद। फतेहाबाद। हमें मेन ध्यान रखना है कि ये जयपुर जिले में है और शाहपुरा उपखंड में, और ये जो स्थित है बेराट सभ्यता वो है बाणगंगा नदी के किनारे। अब बाणगंगा जो नदी है, बाणगंगा नदी, इसका नाम बाणगंगा नदी क्यों पड़ा? क्योंकि जो महाभारत में जो पांडव थे अर्जुन, उन्होंने अपनी माँ की प्यास बुझाने के लिए, द्रौपदी की प्यास बुझाने के लिए अपने बाण से तीर मारकर इस पहाड़ी पे लगाया था, और जिससे कि इस नदी का उद्गम होता है जो कि बाणगंगा नदी कहलाती है। और इसका दूसरा जो नाम है वो है अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा, क्योंकि अर्जुन द्वारा बाण चला के इसका उद्गम किया गया था, इसलिए इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। इसके अलावा इसका एक और नाम है जो है ताला नदी और रूडित नदी। ये हमें ध्यान रखना है कि किस नदी के किनारे, क्योंकि कितनी बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, किस जिले में स्थित है। इसके अलावा हम देखेंगे कि ये जो सभ्यता है इसकी खोज किसने करी थी, यहाँ के जो खोजकर्ता थे वो कौन थे। पर उससे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे जो उत्खनन कार्य
किया वो किसने किया। तो पहले हम देख लेते हैं कि खोज किसने की थी। सबसे पहले जो खोज की थी वो 1936 में की गई थी सबसे पहले, जो की थी दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी, ये दयाराम साहनी वही है जिन्होंने हड़प्पा की भी खोज की थी 1921 में। जो दयाराम साहनी है उन्होंने एक बुक लिखी है जो कि बैराट सभ्यता के बारे में लिखा गया है। इसके अंदर कई सारी चीज़ें, इनकी बुक का नाम है एक्सकेवेशन ऑफ बैराट। इस बुक का नाम है, ये याद होना चाहिए हमको, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक्सकेवेशन ऑफ बैराट किसने लिखी। वो लिखी है दयाराम साहनी ने। 1936 में यहाँ की खोज की गई थी। और जो उत्खनन करता है यहाँ पे, जिसने खुदाई करके यहाँ से जो सामान निकाला है कि क्या क्या यहाँ पे मिला है, उत्खनन करता जो है वो है नील रत्न बनर्जी। इसके अलावा एक और नाम है कैलाश नाथ दीक्षित। कैलाश नाथ दीक्षित। तो हमने पढ़ा कि बैराट सभ्यता कहाँ स्थित है। तो बैराट सभ्यता जो है वो जयपुर जिले में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये है बाणगंगा नदी के किनारे, जिसको अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ताला नदी और रूडित नदी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो खोजकर्ता थे वो थे दयाराम साहनी, सबसे पहले इन्होंने करी थी। और इन्होंने अपनी बुक लिखी एक्सकेवेशन ऑफ बैराट। उसके अलावा जो उत्खनन करता है वो है नीलरत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित। इन्होंने 1962 से 63 इस टाइम पे अपना उत्खनन कार्य किया। इसके अलावा हम देखेंगे आगे कि जो बैराट सभ्यता है उसकी क्या विशेषता है। बैराट सभ्यता की विशेषता है। सभ्यता की विशेषता है, प्रमुख विशेषता है कि ये जो सभ्यता है वो कैसे दूसरी सभ्यता से भिन्न है। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि जो ये सभ्यता है वो प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता है। और यह जो सभ्यता है वो पाषाण कालीन सभ्यता से भी संबंध रखती है। यहाँ पे जो औजार मिले हैं हमको प्राचीन, वो पत्थरों से निर्मित है। और प्रागैतिहासिक कालीन का मतलब ये है कि यहाँ पे जो साक्ष्य मिले हैं हमको, जो लिपियाँ मिली है वो लिखित तो मिली है, लिखित नहीं मिली एक्चुअली। ना लिखित मिली है और ना ही इसको पढ़ा जा सकता, क्योंकि लिखित है ही नहीं तो हम उसको कैसे समझेंगे। और इसके अलावा हमें एक और विशेषता ये मिलती है यहाँ से कि यहाँ के जो चित्र है वो प्राचीन युग की चित्रशाला यहाँ से मिली है हमको। और सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग भी हमको यहाँ से मिली है। तो हम फर्स्ट देखेंगे कि ये जो सभ्यता है वो प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता है। प्रागैतिहासिक कालीन सभ्यता है। उसके अलावा ये पाषाण कालीन सभ्यता भी है। यहाँ पे पत्थर के औजार मिले हमको। इसके अवशेष मिले हमको। सेकंड ये है कि ये प्राचीन युग की चित्रशाला भी हम इसको कह सकते हैं, कि यहाँ पे बहुत सारे हमको ऐसे चित्र मिले जैसे कि बत्तख के, भालू के, मानव के,
और हिरण के, ऐसे बहुत सारे चित्र मिले हैं हमको यहाँ से, जिससे हम कह सकते हैं ये प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जा सकता है। थर्ड ये है यहाँ पे कि यहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में हमको बर्ड रॉक पेंटिंग मिली है। अब ये हम देखेंगे कि बर्ड रॉक पेंटिंग क्या होती है। जो पहाड़ और चट्टानें होती है इस तरह की, उस पे यहाँ पहले के टाइम पे खुदाई, मतलब किसी तिकोनी चीज़ से, जैसे लोहे की या पत्थर की तीखी धारी वाली जो चीज़ें होती है, उससे खुदाई कर कर के बर्ड के ऐसे चित्र बनाए गए हैं। इस तरह के चित्र बनाए गए हैं खुदाई कर कर के। तो यहाँ पे सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग हमको यहाँ से मिली है, और बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग हमको बूंदी घड़दरा से मिली है। बर्ड रॉक राइडर पेंटिंग के प्रमाण हमको घड़दरा बूंदी से मिले हैं, और उसके अलावा सर्वाधिक बर्ड रॉक पेंटिंग हमको मिली है बैराट सभ्यता से। इसके अलावा हम कि हमको यहाँ पे जो जिस काल की अवशेष मिले हैं, जैसे हम पहले देख लेते हैं मौर्य काल के अवशेष। मौर्य कालीन अवशेष के प्रमाण। यहाँ पे हमको एक पहाड़ी मिली है जिसका नाम है बीजक की पहाड़ी। फर्स्ट है बीजक, या फिर बीजक की डूंगरी भी कह सकते हैं हम इसको, बीजक की पहाड़ी। एक पहाड़ी मिली है हमको जो जयपुर जिले में स्थित है, बैराट सभ्यता में। इसका नाम है बीजक की पहाड़ी। और इस पहाड़ी की ये विशेषता है कि यहाँ इस पहाड़ी पे हमको एक मौर्यकालीन अवशेष मिला है, और वो मौर्यकालीन अवशेष एक शिलालेख है, जो कि अशोक का शिलालेख है, जो मगध के शासक रह चुके हैं। तो हम फर्स्ट इसमें देखेंगे कि यहाँ पे हमको एक शिलालेख मिला है जिसका नाम है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख फर्स्ट, जो कि अशोक का शिलालेख है। और ये जो शिलालेख है अशोक का, ये इसका एक लघु शिलालेख है। लघु शिलालेख का अर्थ ये है कि ये अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताता है कि वो किस तरह रहा करते थे, उन्हें क्या चीज़ें पसंद थी, वो कैसा जीवन व्यतीत करते थे, उसके निजी जीवन और व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी देता है। और एक को वृद्ध शिलालेख होता है जिसमें कि किसी व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के बारे में बताया जाता है। पर ये जो शिलालेख है भाब्रू शिलालेख अशोक का, वो शिलालेख जो है वो एक लघु शिलालेख है। और इसकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। और अधिकतर जो भी अशोक के शिलालेख है भारत में, वो सभी ब्राह्मी लिपि से लिखे गए हैं। इस शिलालेख की जो खोज की थी वो सबसे महत्वपूर्ण नाम है। उनकी खोज जो की थी वो 1837 में की थी, और ये खोज की थी कैप्टन बर्ट ने। कैप्टन बर्ट के द्वारा ये शिलालेख की खोज की गई थी। और महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये शिलालेख जो है वो आज बीजक की पहाड़ी पे स्थित नहीं है, क्योंकि ये यहाँ से कटवा लिया गया है। और ये शिलालेख हमको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कोलकाता संग्रहालय है, वहाँ पे हमको मिलेगा। जो 1840 के बाद में ये शिलालेख जो है वो कलकत्ता संग्रहालय में रख दिया गया था। तो हम देखेंगे कि जो ये शिलालेख है वो 1840 के बाद हमको अब मिलता है कलकत्ता संग्रहालय में। और
इस शिलालेख की और भी कई विशेषता है भाब्रू शिलालेख की, कि इसमें जो लिखा गया है वो क्या लिखा गया है। जो भाब्रू शिलालेख फर्स्ट जो है, जो कैप्टन बर्ड द्वारा जो खोजा गया है, इसकी विशेषता यह है कि इसमें अशोक ने अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया है कि इसमें एक तो त्रिरत्न, जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, उसका उल्लेख किया गया है। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? एक तो है बुद्ध, धम्म और संघ। ये तीनों त्रिरत्न का उल्लेख इसमें किया गया है इस शिलालेख में। इसके अलावा एक और बात बताई गई है इसमें, इस शिलालेख में, कि इसमें गो हत्या पर प्रतिबंध के बारे में भी बताया गया है। गो हत्या प्रतिबंध, क्योंकि अशोक ने अपने कलिंग युद्ध के बाद में उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद में उसने त्रिरत्न का उल्लेख किया है, इसमें बुद्ध, धम्म और संघ आया है। इसके अलावा उसने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसके अलावा हम देखेंगे एक और जो पहाड़ी हमको यहाँ से मिली है वो है भीम डुंगरी। सेकंड है भीम डुंगरी या फिर भीम की पहाड़ी। अब हम देखेंगे कि ये जो भीम डुंगरी है, इसका नाम भीम डुंगरी क्यों पड़ा। जो पांडव थे, महाभारत में जो पांडव थे, उसमें जो पांडव था भीम, उसने अपनी माँ की प्यास बुझाने के लिए एक तालाब का लात मार के निर्माण किया, क्योंकि उनकी माता को प्यास लग रही थी। तब से इसका नाम भीम डुंगरी, या फिर हम इसको कह सकते हैं भीम सागर। भीम सागर और भीम लत, क्योंकि उसने लात मार के यहाँ से पानी निकाला था, इसलिए भीम लत तालाब हम इसको कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से भी हमको एक शिलालेख मिला है, और वो शिलालेख है भाब्रू शिलालेख सेकंड। भाब्रू शिलालेख सेकंड, ये भी एक अशोक का ही शिलालेख है, और ये भी लघु शिलालेख है। इसकी जो खोज की थी वो 1871-72 के आसपास की गई थी, और ये जो खोज की थी वो C.L. कार्लाइल द्वारा की गई थी। और इसकी जो लिपि है, इसका नाम ध्यान रखना है, C.L. कार्लाइल ने भाब्रू शिलालेख सेकंड की खोज की थी, और ये जो है वो भीम डुंगरी में स्थित है, न कि बीजक डुंगरी में, भीम डुंगरी में। क्योंकि बीजक की जो डुंगरी है उसमें तो भाब्रू शिलालेख फर्स्ट जो था वो था, और वो कैप्टन बर्ड द्वारा खोजा गया था। और ये है C.L. कार्लाइल ने खोजा था, और भाब्रू शिलालेख सेकंड खोजा गया था। और इसकी जो लिपि है वो लिपि है शंख लिपि, जो शंख के आकार की घुमावदार लिपि होती है, उस लिपि में ये लिखा गया था। और इसको गुप्त लिपि भी कह सकते हैं हम, या फिर कूट लिपि। उस टाइम पे काफ़ी सारे विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तो इस कारण जो बौद्ध भिक्षु थे, उन्होंने अपने ज्ञान को लिखने के लिए, बताने के लिए शंख लिपि या फिर गुप्त लिपि के द्वारा पहाड़ों के ऊपर या फिर चट्टानों पे अपना ज्ञान लिखना शुरू कर दिया था। इसके अलावा और भी यहाँ पे पहाड़ियाँ मिली है, जैसे कि गणेश डुंगरी, और जिसका नाम मोती डुंगरी भी है, और एक महादेव डुंगरी भी है। पर वो हम पढ़ेंगे अकबरकालीन जो अवशेष मिले थे उस समय। अभी हम सिर्फ मौर्यकालीन अवशेष पढ़ रहे हैं कि मौर्य काल में क्या क्या हमको प्रमाण मिले हैं इस सभ्यता के। उसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे एक हमको पहाड़ी, बीजक की पहाड़ी है, उसके ऊपर एक मंदिर मिला है जिसका नाम है गोल मंदिर भी कहा जा सकता है, जो एक मठ है बौद्ध। और उसमें एक भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, जो मथुरा शैली से निर्मित है, वो लगाई गई है।
तो बीजक की डुंगरी जो है, बीजक की पहाड़ी, वहाँ से हमको एक गोल मंदिर मिला है। ये एक मठ है बौद्ध का, बौद्ध धर्म का, और यहाँ से हमको भगवान बुद्ध की मूर्ति मिली है, भगवान बुद्ध की, मथुरा शैली में। मथुरा शैली में मूर्ति मिली है। और ये जो मूर्ति है, इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो बैराट सभ्यता है उसको हम कह सकते हैं कि ये बौद्ध सांस्कृतिक राजधानी भी कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर मात्रा में बौद्ध धर्म की चीज़ें मिली है हमको। जैसे कि इतने सारे शिलालेख मिले हैं हमको, इसमें त्रिरत्न का प्रयोग किया गया है, और भगवान बुद्ध की जो मूर्ति मिली है मथुरा शैली में, वो भी हमको यहाँ पे मिली। इसके अलावा जो यहाँ के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, उनके काल में उन्होंने एक उत्खनन कार्य कराया, और जिसमें एक मंजूषा मिली है हमको। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि जयपुर, सॉरी, जयपुर के जो शासक थे राम सिंह द्वितीय, इनके काल में एक मंजूषा मिली है स्वर्ण की, सोने की मंजूषा, स्वर्ण मंजूषा। ऐसा कहा जाता है कि इसमें एक जो मंजूषा मिली है, कलश मिला है, या फिर कह सकते हैं हमें एक पेटी मिली है, उसमें बुद्ध की अस्थियां हमको मिली है, बुद्ध की अस्थियां। इससे भी कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म का यहाँ पे कितना ज़्यादा प्रभाव रहा है, और किसी भी सभ्यता में बौद्ध धर्म का इतना प्रभाव नहीं रहा है जितना कि बैराट सभ्यता में रहा है। और ये जो राम सिंह ने जो उत्खनन कार्य कराया था, वो कराया था कीताजी खंगारोत के नेतृत्व में। ये इनका किलेदार था। इनके साथ में, इनके नेतृत्व में इन्होंने, राम सिंह द्वितीय ने यहाँ पे उत्खनन कार्य किया था, जहाँ से हमको स्वर्ण मंजूषा मिलती है, जो बुद्ध की अस्थियां हैं इसके अंदर। ये सारे अवशेष हमको बताते हैं कि ये, हम इसको कह सकते हैं कि बौद्ध सांस्कृतिक राजधानी, बौद्ध धर्म की सांस्कृतिक राजधानी, क्योंकि अधिक मात्रा में यहाँ से बौद्ध वस्तुएं मिली है और अवशेष मिले हैं ऐसे। इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे जो ये सभ्यता जो है बैराट सभ्यता, वहाँ से हमको महाभारत कालीन क्या अवशेष मिलते हैं। सेकंड है महाभारत कालीन अवशेष। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि महाजनपद कालीन अवशेष क्या मिले हैं, या फिर महाभारत कालीन अवशेष। फर्स्ट जो हमने देखा था कि यहाँ हमको एक बीजक की पहाड़ी मिली थी और भीम डुंगरी मिली थी। भीम डुंगरी से पता चलता है कि हमें यहाँ पांडव आए थे, तभी उन्होंने, भीम ने लात मार के यहाँ पे एक नदी का, तालाब का निर्माण किया था। उसके अलावा हमने देखा कि जो बीजक की जो पहाड़ी है,
बैराट पहाड़ी जो है वहाँ से जो बाणगंगा नदी निकलती है वो अर्जुन के तीर के द्वारा निकलती है। इससे पता चलता है कि महाभारत के जो अर्जुन थे पांडव वो भी यहाँ पे आए थे। तो इससे पता चलता है कि यहाँ महाभारत कालीन अवशेष भी हमको मिले हैं। यहाँ जो बैराट सभ्यता थी उसका जो प्राचीन नाम है वो विराट नगर है। बैराट का जो प्राचीन नाम है वो है विराट नगर, क्योंकि यहाँ पे एक राजा विराट थे, उनका शासन रहता था। राजा विराट इनके शासनकाल में कई सारी चीज़ें हुई है। इस काल में जब राजा विराट का जब शासन था तभी पांडव यहाँ पे आए थे, क्योंकि यहाँ इनकी जो बेटी थी राजा विराट की पुत्री उत्तरा, उसका जो विवाह था वो अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के द्वारा कराया गया था, अभिमन्यु से करवाया गया था। और जो अर्जुन थे, अर्जुन और जो उनके भाई थे पांडव बाकी के, वो सब यहाँ आए क्यों थे? तो वो आए थे सिर्फ अज्ञातवास के लिए। उनको वनवास मिला था, मतलब कह सकते हैं कि 13 वर्ष का, उसमें से 12 वर्ष तो वो ऐसे ही निकाल रहे थे वन में। उसके अलावा एक जो साल का जो कार्य था वो उनको अज्ञातवास करना था। कुल 13 वर्ष का उनको महल से और सब सुख सुविधा से दूर रहना था, वनवास था उसके अलावा टोटल। और इसमें से जो 1 वर्ष था वो उनको अज्ञातवास करना था। अज्ञातवास का मतलब ये है कि उनको अपनी पहचान छुपा के कहीं रहना है। उसने किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम कौन है कहाँ के रहने वाले हैं। अपनी पूरी तरह से पहचान छुपा के उनको 1 साल तक रहना था। और अगर इस 1 साल के अंतर्गत उन्हें कोई पहचान लेता है कि वो कहाँ के निवासी है या फिर कौन है, तो उनको वापस से पूरे 13 साल ये सब वनवास करना पड़ेगा। इसलिए वो अपनी पहचान छुपा के विराट नगर आए थे और राजा विराट के शरण में थे। और राजा विराट ने सभी पांडवों को अलग अलग कार्य दिया था। जैसे कि अर्जुन जो थे, उनको कहा गया था कि जो उत्तरा थी उसको नृत्य और संगीत सिखाना है। उसके अलावा जो भीम थे उनको उन्होंने बोला कि आप रसोइया बनेंगे, खाने के चीज़ों के बारे में देखेंगे, बनाएंगे, करेंगे और इसकी देखभाल करेंगे। और इसके अलावा जो युधिष्ठिर थे उनको बोला कि आप है ना यहाँ का जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट है, जो राजनीति के बारे में है, उन सब चीज़ों को संभालेंगे। और नकुल जो सहदेव है उनको बोला कि आप गायों को देखेंगे, पशुपालन करेंगे। इस तरह के कार्य उनको बांट दिए थे। और जो अर्जुन के पुत्र थे, अभिमन्यु, उनका जो विवाह था वो राजा विराट की पुत्री उत्तरा से कर दिया गया था। और इसके बाद में इनका एक पुत्र भी हुआ था। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो महाभारत कालीन जो अवशेष मिले हैं वो सही साबित हुए हैं कि वहाँ पे वहाँ का अज्ञातवास हुआ था। वहाँ से जो बाणगंगा नदी है और भीम तालाब जो है वो किस कारण यहाँ पे आया है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे एक पांडु पोल है अलवर में, जिससे पता चला कि वहाँ पे भी जो पांडव है वो आए थे और महाभारत कालीन अवशेष हमको मिले हैं। पांडुपोल में ऐसा था कि वहाँ पे जो पांडुपोल बालाजी है, यानी कि जो हनुमान जी है, वो वहाँ पे बीच में लेट गए थे क्योंकि भीम को बहुत अभिमान आ गया था। तो वो हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे यहाँ से उठा के बताइए। पर भीम ने कहा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और मैं उनको उठा दूंगा, पर वो उनकी पूंछ तक नहीं उठा पाए।
जिससे कि यहाँ पे एक शयन मुद्रा में लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा है। और यहाँ पे हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन मेला भी भरता है अलवर में, पांडुपोल में। तो हमने देखा कि यहाँ पे महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं, बौद्ध कालीन मतलब कि मौर्य कालीन अवशेष मिले हैं। इसके अलावा हम आगे देखेंगे, यहाँ से हमको कुछ मृद भांड मिले हैं, यानी कि मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन के अंदर यहाँ पे हमको फर्स्ट जो मिले हैं वो उत्तर भारतीय काले चमकीले मृद भांड मिले हैं। उत्तर भारतीय काले रंग के चमकीले, इन्हें पॉलिशदार मृद भांड यहाँ से हमको मिले हैं। उसके अलावा हमको यहाँ पे चित्रित मृद भांड भी मिले हैं। चित्रित स्लेटी मृद भांड। और हमको यहाँ पे एक अलंकृत घड़ी और घड़ा मिला है जिस पे स्वास्तिक और त्रिरत्न का चिन्ह भी बना हुआ है। अलंकृत घड़ा मिला है, उस पर जो है स्वास्तिक का चिन्ह बना हुआ है। स्वास्तिक व त्रिरत्न तो मैंने बता ही दिया था आपको कि धम्म, बुद्ध और संघ, ये जो लिखा हुआ होता है वो त्रिरत्न कहलाता है। उन सब का चिन्ह जो है बने हुए थे यहाँ पे। इसके अलावा हमको जो मैंने बताया था आपको, बौद्ध जो हमको एक मंदिर मिला है, गोल मंदिर, वो जो शाखा है वो हीनयान शाखा से संबंधित रखता है। इसमें 2 शाखाएं थी बौद्ध धर्म में, जिसमें हीनयान और महायान शाखा भी थी। उसमें जो हीनयान शाखा थी उसका मंदिर बना हुआ है, गोल मंदिर जो है। उसके अलावा हमको यहाँ पे भारत के प्राचीनतम मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। भारत में मंदिर के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। नहीं, और किसी सभ्यता में हमको मंदिर के प्राचीनतम साक्ष्य नहीं मिले। सिर्फ बैराट सभ्यता ऐसी सभ्यता है जहाँ पे हमें मंदिर के प्राचीनतम मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हमें यहाँ पे कुछ मुद्राएं भी मिली है सूती कपड़े में, जैसे कि बैराट जो सभ्यता है, बैराट सभ्यता से हमको एक सूती कपड़ा मिला है। इस कपड़े के अंदर हमको 36 मुद्राएं मिली है। और ये जो मुद्राएं हैं, इसके अंदर जो 8 मुद्राएं हैं, यानी कि मुद्राएं मतलब सिक्के या फिर पैसे उस टाइम के जो चलते थे, जो 8 मुद्रा हैं वो चांदी की पंच मार्क या फिर आहत मुद्राएं भी कह सकते हैं, सिक्के वो मिले हैं। चांदी के पंच मार्क या फिर आहत सिक्के यहाँ से हमको मिले हैं। 36 के अंदर 8 तो ये हो गए, इसके अलावा हमको 28 और मुद्राएं मिली हैं। 36 के अंदर ही है ये मुद्राएं। और ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो मुद्राएं हैं, 28 मुद्राएं, वो हिंद और यवन यानी कि इंडो ग्रीक मुद्राएं हैं। हिंद, यवन या फिर कह सकते हैं इंडो ग्रीक।
इसी के अंदर इन जो 28 मुद्राएं मिली है उसके अंदर ही 16 मुद्रा ऐसी है जो मिंडेर की है। यूनानी शासक जो है मिंडेर, उससे संबंध रखती है। ऐसा क्वेश्चन पहले एक बार आरपीएससी ने पूछा है कि किस सभ्यता का संबंध मिंडेर की मुद्राओं से है, तो वो था बैराट सभ्यता। और ये जो चांदी की जो पंचमार्क मुद्राएं जो है, ये जो आहत मुद्रा है, ये इसका अर्थ ये है कि इसका जो वजन जो है, जो भी मुद्रा है उनका वजन तो सेम रहेगा, पर इसकी जो आकृति होती है वो अलग अलग हो सकती है, पर ये वजन में सारी मुद्राएं सेम होंगी क्योंकि ये चांदी की मुद्राएं थी। तो ये 8 मुद्रा ऐसी है जो कि पंचमार्क है उसमें, और 36 मुद्रा के अंदर, और इसमें 28 मुद्रा ऐसी है जो हिंद यवन से संबंध रखती है, और 28 के अंदर ही 16 मुद्रा ऐसी है जो मिंडेर से संबंध रखती है, जो यूनानी शासक है। इसके अलावा जो हमको कहीं सारे चित्र मिले हैं, है ना, चित्र वो मिले हैं हमको चट्टाने और पहाड़ी पे खुदाई करते करते, मतलब जैसे कि कुछ तिकोनी चीज़ से जो खुदाई करते हुए जो चित्र बनाए गए थे, उन चित्रों में मिले हैं हमको बत्तख का चित्र, भालू का चित्र, मानव, बाघ, हिरण, इन सब के चित्र हमको यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा हमने जैसे देखा कि बौद्धकालीन अवशेष यानी कि मौर्यकालीन अवशेष हमको मिले हैं, महाभारत कालीन अवशेष मिले हैं। इसके अलावा हमको एक और जो साक्ष्य मिला है वो गुप्तोत्तर कालीन साक्ष्य मिला है, यानी गुप्त काल के साक्ष्य हमको मिले हैं कि यहाँ का संबंध, जो बैराट सभ्यता का संबंध गुप्त काल से भी है। तो हम ये देखेंगे थर्ड कि गुप्तोत्तर कालीन साक्ष्य। गुप्तोत्तरकालीन साक्ष्य हमको क्या मिले हैं कि यहाँ पे एक चीनी यात्री आया था हेनसांग, जो कि गुप्त काल के समय आया था, और ये बैराट सभ्यता में आया था देखने बैराट सभ्यता को, और उसने बैराट सभ्यता के बारे में कई सारी चीज़ें लिखी है अपनी एक बुक में सीयू की, और उसने उस टाइम के जो बौद्ध मठ थे उनके बारे में बताया, और उसने बताया कि यहाँ पे जो बौद्ध मठ जो थे उनकी संख्या 8 थी, और उसने बैराट सभ्यता का नाम बैराट सभ्यता अपनी बुक में नहीं लिखा है, तबकि इसकी जगह उसने परायत्र शब्द का प्रयोग किया है। तो 634 ईस्वी में चीनी यात्री आया था एक, जो कि गुप्त काल से संबंध रखता है। चीनी यात्री आया था, इसका नाम था हेनसांग। जो कि बैराट में आया था। बैराट से पहले भी वो राजस्थान में आया हुआ है, वो आया हुआ है भीनमाल में, यहाँ पे हम साइड में लिख देंगे हेनसांग पहली बार भीनमाल, जो कि जालोर में है, वहाँ पे आया था, और इसका भी उसने अपनी बुक में लिख रखा है इसके बारे में, और भीनमाल को उसने बताया है अपनी बुक में पीलो मोलो। ये नाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं आरपीएससी कि पीलो मोलो किस जगह को हेनसांग ने कहा है, तो भीनमाल को कहा है। और जो चीनी यात्री हेनसांग जो बैराट सभ्यता में आया था, बैराट में आया था, तो वहाँ पे उसने बैराट को कहा अपनी बुक में पार यात्र, और ये किस में कहा उसने, अपनी जो बुक थी उसमें, और उस बुक का नाम था सी
यू की। और इसमें उसने बताया कि जो बौद्ध मठ थे, जो बौद्ध धर्म के लोगों के लिए रहने के लिए जो मठ बनाए गए थे, उनकी जो संख्या थी वो 8 थी, ये उसने बताया। और चीनी यात्री जो हैंगसंग है, वो जब आया था तो जो गुप्त काल में आया था, उस टाइम पे इसके कई सारे नाम रखे थे लोगों ने। उसको हम कह सकते हैं यात्रियों का राजकुमार। इसको यात्रियों का राजकुमार कहा गया। इसके अलावा उसको कहा गया कि वर्तमान शाक्य मुनि। और इसको कहा है नीति का पंडित। ये सब कुछ इसको हैंसांग को इसके नाम रखे गए थे, उपनाम। इससे पता चलता है कि हमें कि यहाँ की जो सभ्यता थी, बेराट सभ्यता, वो गुप्त काल से भी संबंध रखती है और महाभारत कालीन से भी संबंध रखती है। उसके अलावा बौद्ध कालीन जो मौर्य कालीन अवशेष है, उनसे भी संबंध रखती है और एक और सभ्यता से वो संबंध रखती है। फोर्थ है मध्यकालीन। और मध्यकालीन साक्ष्य जो हमको मिले हैं मध्यकाल से, उससे भी संबंध रखती है। मध्यकालीन साक्षी कह सकते हैं हम इसको, वो भी हमको यहाँ से मिले हैं। मध्यकालीन साक्ष्य से संबंध अकबर के काल से है। अकबर कालीन कई सारी चीज़ें हमको इस सभ्यता से मिली है। जैसे कि हमको फर्स्ट मिला है यहाँ पे अकबर कालीन ईदगाह। अकबर के काल के ईदगाह हमको बेराट सभ्यता से मिले हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन से संबंध रखती है बेराट सभ्यता। और अकबर कालीन हमको यहाँ से टकसाल मिली है। इसके अलावा हमको मिली है क्षत्रिय। यहाँ से हमको जैन मंदिर भी मिले हैं कई सारे इस काल के। इसके अलावा हमको यहाँ से मुगल गार्डन भी मिला है अकबर काल का। तो हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन साक्ष्य भी जो अकबर के काल के साक्ष्य थे, वो भी हमको बेराट सभ्यता से मिली है। और इसके अलावा हमको एक और चीज़ मिली है हमको, जो है आमेर के शासक जो थे मान सिंह, उन्होंने बेराट सभ्यता में एक पंचमहल का निर्माण कराया था। आमेर शासक जो थे मान सिंह, उन्होंने बेराट में एक पंचमहल का निर्माण कराया। अब हम देखेंगे कि जो दयाराम साहनी थे, जिसने इनकी खोज करी थी बेराट सभ्यता की, उन्होंने इस सभ्यता के बारे में क्या कहा। दयाराम साहनी, इन्होंने कहा कि जो ये सभ्यता है उसका जो नाश हुआ था, वो हुआ था हूण के शासक मिहिर कुल के द्वारा। बेराट सभ्यता का पूरी तरह से नाश हो गया था। हूण शासक मिहिर कुल।
द्वारा बैराट का नाश हो गया था, यानी कि नष्ट हो गई थी। तो आज हमने पढ़ी बैराट सभ्यता को, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आरपीएससी की दृष्टि से। इसमें कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि गुप्तकालीन साक्ष्य मिले हैं हमको, मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं, मध्यकालीन साक्ष्य मिले हैं, किस तरह के मृद भांड मिले हैं हमको, और किसने इसका उत्खनन कार्य किया, कौन कौन से शिलालेख मिले हैं हमको यहाँ से और जो किससे संबंध रखते हैं, और ऐसी किस नदी के किनारे हैं, किस जिले में स्थित है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, और हम इसके क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, एमसीक्यूज़, जो कि हम इसकी एक अलग से सीरीज़ लाएंगे क्वेश्चन आंसर की, जिसमें हम सारी सभ्यताओं के क्वेश्चंस करेंगे जो भी पिछले आरपीएससी में आए हैं और आने की जो संभावना है उन सब के। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। सो अगर आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।